मीर हुसैन के दो ही बेटे थे, मीर आसिफ और मीर आफाक। दोनों ही अपने बाप की आंखों का तारा थे और दोनों में ही उनकी जान बसती थी। आसिफ अपना कारोबार चलाता था, जबकि आफाक पुलिस की नौकरी करता था और डीएसपी के ओहदे पर फाइज था। पुलिस का शोबा उसने अपनी मर्जी से चुना था। इसे पुलिस की वर्दी से दिली मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो अपनी मां की मुखालफत मोल लेकर पुलिस में भर्ती हुआ था। इसकी वालिदा हमीदा बेगम चाहती थीं कि वो बाप का कारोबार जवाइन करे, लेकिन इसकी दिलचस्पी देखते हुए इसके वालिद मीर हुसैन ने इसे पुलिस जाने की इजाजत दे दी थी। तुम शादी पर आ रहे हो, सुना तुमने? आसिफ ने अपने जिगरी दोस्त अली को कॉल करते हुए कहा, जो अपनी बीवी की तबीयत की खराबी की वजह से आने से माजरत कर रहा था। पर आसिफ ने इसकी एक न सुनी और उसे आने पर इसरार करता कॉल बंद कर गया। कल रात इसकी मेहंदी थी। आज सब नौजवान लड़के बागीचे में बैचलर पार्टी करने वाले थे और उसका सारा इंतजाम आफाक के सुपुर्द था, जिसे वो बखूबी निभा रहा था। आफाक बेटा, मीर हुसैन की पुकार पर वो राका, जी बाबा बेटा, कराची से अब की फूफो ने आ जाना है तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने चले जाना। 1 घंटे तक लैंड करेंगी। उनकी बात पर आफाक ने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। जी बाबा मैं ले आऊंगा। वो उनका फरमाबरदार बेटा था, जबकि आसिफ थोड़ा सा जिद्दी और गुस्सैला था। आफाक हमेशा ठंडा रहता था, लेकिन जब गुस्सा आता तो वो काबू से बाहर हो जाता था। अभी भी वो ठंडे लहजे में बाप से बोलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो सुबह से हर काम करता, अब बहुत थक गया था। बिस्तर पर बिल्कुल बेसादे होकर लेट गया। दोनों बाजू फैलाए वो गहरा सांस भर गया। शादी भाई की है और घनचक्कर में बना हुआ हूं। वो उठ बैठा और मोबाइल पर अपनी जरूरी ईमेल्स देखने लगा। अब वो पुलिस स्टेशन कॉल कर रहा था। इंस्पेक्टर खालिद से आज की सारी तफसीलात लेता। अब वो अपने कपड़े कबर्ड से निकाल रहा था, पर बात लंबी हो गई, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े वहीं छोड़े पहले फूफो को लेने चला गया। शावर लेने का इरादा भी वापसी पर कर लिया। वो गाड़ी लिए कार पोर्च से निकलने लगा कि अचानक से एक बड़ी सी चादर में एक खूबसूरत वजूद को बाहर निकलता देख वो बुरी तरह ठिठका। उस वक्त वहां कोई भी नहीं था, सब अंदर थे। लड़की अकेली कहां जा रही थी और कौन थी? आफाक को इसका यूं चेहरा छुपाकर हवेली से रात के इस वक्त निकलना शक में मुब्तला कर रहा था। आफाक ने इस लड़की के पीछे ही गाड़ी लगा दी। वो लड़की बहुत एहतियात से आगे बढ़ती जा रही थी और हवेली से काफी दूर निकल आई थी। इसे यूं ही बेदयानी में पलट कर देखा तो उसे अपने पीछे बिल्कुल गाड़ी में बैठे शख्स को देखती वो वहीं रुक गई। नीली शीशे जैसी आंखों को आफाक भी पहचान गया था। वो घबराकर अपनी निगाहें इस पर गाड़ दे बेख्याली में अपने चेहरे पर ली हुई शाल को छोड़ गई। शाल सरक कर उसके चेहरे को जाहिर कर गई थी। आफाक का दिमाग घूम गया और वो गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरा और इस लड़की की जानिब एक कदम बढ़ाया। कहाँ जा रही हैं आप? वो भी उस वक्त रात के अकेली। न चाहते हुए भी आफाक का लहजा सख्त हुआ। मैं कहीं भी जाऊं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो पहले तो घबरा गई, लेकिन अगले ही पल खुद पर काबू पाती वो मजबूत लहजे में बोली थी, अब होश में तो है। कल आपकी मेहंदी है, निकाह है और आज आप हवेली से बगैर किसी को बताए अकेली निकल खड़ी हुई है। क्या इरादा है आपका? आफाक ने अपनी नजरों पर काबू करते सामने खड़ी इस लड़की को देखा। वो हवेली के खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके हसन के चर्चे वो भी सुन चुका था। लेकिन इसे देखा किसी ने नहीं था सिवाय खानदान की ख्वातीन के। लेकिन एक ही हवेली में रहते वो 1 से 2 बार उसकी झलक देख चुका था। वो उसके चचा की बेटी थी, नाजिया हमजा शाह। देखो आफाक, बेहतर होगा कि मेरे मामलात से तुम दूर ही रहो, वरना क्या? आप मुझे धमकी मत दें और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं, जाके मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? चलो जाओ यहां से। वो अपना चेहरा ढकती गुस्से से बोली तो आफाक ने अपने होंठ भींच लिए। अब वापस हवेली चल रही है। नाजिया, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपकी कलाई से पकड़कर वापस ले जाऊं। वो सख्त अंदाज में गुस्से से बोला, जिस पर नाजिया का जी चाहा कि इस डीएसपी का मुंह ही नोच ले।
जिसने ऐन वक्त पर आकर रंग में भंग डाला था। तुम, नाजिया ने गुस्से से इसे आंखें दिखाएं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप इसी वक्त गाड़ी में ना बैठें तो ये दादा जान का नंबर मैं डायल कर रहा हूं, वो खुद आपको यहां से आकर ले जाएंगे। इस बार आफाक की धमकी कारामद साबित हुई थी और वो अंदर ही अंदर तुलमिलाती गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आफाक। मीर हुसैन, ऐसी जगह मार दूंगी कि तुम्हारी साथ पुश्तें याद रखेंगी। आज मेरे रास्ते में तुमने रोड़े अटकाए हैं, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूं तुम्हारे साथ। वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब होती उसे सख्त नजरों से घूर रही थी। आफाक उसकी घूरने को खुद पर महसूस करता सर झटक गया और गाड़ी वापस हवेली की जानिब मोड़ दी। फूफो को लेने के लिए इसने अपनी कजिन शाहजैन को कॉल कर दी थी। अब वो वक्त पर खुद नहीं पहुंच सकता था। इस तरह इसे वापस जाने का इरादा बांधा। गाड़ी कार पोर्च में खड़ी करते ही इसने एक निगाह दाखिली दरवाजे पर डाली, जहां इस वक्त काफी मर्दो जन खड़े महव गुफ्तगू थे। उस वक्त कॉरिडोर से गुजरते काफी रश था। नाजिया गुस्से से गाड़ी से निकलने लगी, रुक जाइए, अभी बहुत से लोग वहां मौजूद हैं, मैं उन्हें वहां से हटाता हूं तो आप अंदर चली जाइएगा, और मेहरबानी करके दोबारा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। इसे गर्दन मोड़कर बोलता साथ में समझा भी रहा था, मुझे लेक्चर देना बंद करो। आज तुमने जो मेरा रास्ता रोका है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसे खबरदार करती गाड़ी से नीचे उतरी। आफाक फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और नाजिया से पहले आगे जाता सबको वहां से हटा गया। नाजिया इसे सख्त गुस्से से देखती अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि आफाक अपनी मुट्ठियां सख्ती से भयंचिता रह गया। इसे समझ नहीं आई थी कि आखिर नाजिया रात के इस वक्त कहां जा रही थी, वो भी अकेली। वो थोड़ा परेशान तो हुआ लेकिन फिर सर झटकता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसे मुसलसल बागीचे से फोन आ रहे थे। वो अब शावर लेकर ताजा दम होता बागीचे जाने के लिए तैयार होने लगा। उल्लू का पट्टा, बदतमीज, जाहिल, ठस। वो कमरे में आते ही अपनी शाल को उतार कर दूर फेंक गए। उसे रह रहकर आफाक पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जिसने ऐन वक्त पर आकर उसके सारे मंसूबे को चौपट कर दिया था। हाँ, वो हवेली से भाग रही थी और इस शादी से भाग रही थी क्योंकि इसे आसिफ के साथ शादी नहीं करनी थी, बल्कि इसे शादी करनी ही नहीं थी। और इस बात का इजहार उसने अपनी माँ से भी किया और अपने वालिद से भी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहती थी और किसी ने भी उसकी बात ना सुनी। मजबूर ना वो इस घर से भाग रही थी, लेकिन आफाक ने इसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और वो गुस्से में कमरे से आदेर से अलिफादेर चक्कर लगा रही थी। इसे अब हवेली से निकलने के बजाय आफाक को सजा देनी थी, जिसने इसके भागने की सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी थी। ये इसके पास आखिरी मौका था भागने का, अब वो दोबारा भागने का खतरा नहीं ले सकती थी। अलिफाफ, आफाक, मीर हुसैन, तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं। तुम सब एक जैसे हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे कि तुमने पिंगा किससे लिया है। वो दिल ही दिल में अपनी इंतहाई गुस्से की वजह से अक्सर ही अपना नुकसान करती थी। मुझे इस शादी को रोकना है तो जरूरी नहीं कि अब मैं हवेली से भागूं, बल्कि मैं इस हवेली में रहते हुए मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। ये वदा है मेरा तुमसे। वो इंतहाई नफरत और गुस्से से सोचती बिस्तर पर लेट गई थी। इसे दुख कम गुस्सा ज्यादा आ रहा था और अब इस गुस्से में वो क्या करने वाली थी कोई नहीं जानता था। बागीचे में बैचलर पार्टी खूब जोरों शोर से मनाई जा रही थी। कवाली का भी इंतजाम था, जबकि असलहा की फायरिंग से कुछ देर बाद पूरा बागीचा गूंज उठता। लगे हाथों और डीएसपी की भी यार शादी करवा दो। गुजर ने मुस्कुराते हुए आफाक को छेड़ा तो वो सर झटकता हुआ तौबा कर गया। ये जो तौबा करते हैं ना, ये हमेशा दूसरों की शादी में दूल्हा बनकर बैठ जाते हैं। फहीम की बात पर सबके कहकहे गूंजे, जबकि आज आसिफ भी उनके साथ मिला आफाक की टांग खींच रहा था। कुछ देर के बाद खाने का दौर शुरू हुआ तो आफाक ने सबसे थोड़ा अलग होते हवेली के सिक्योरिटी गार्ड के सरबराह को कॉल की और हवेली की सिक्योरिटी के मुतालिक पूछा। मुझे हवेली के अंदर बाहर कोई भी मशकूक हरकत होती दिखाई ना दे, समझे।
और चुप ना रहूं उन्हें मजीद हिदायत देता कॉल बंद कर गया। इसके दिमाग से आज नाजिया की हरकत हिट नहीं हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि नाजिया फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। अभी तो वो वापस हवेली ले आया था। किसी से भी कुछ न कहे, वो नहीं चाहता था कि शादी वाले घर में किसी भी किस्म का कोई तमाशा लगे, इसलिए खामोश रहने में ही आफियत समझी। पर उसकी छठी हिस्स ही इसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। अगले दिन सब मामूल पर अपनी अपनी रोजमर्रा की रूटीन पर अपने अपने काम देख रहे थे। शाम को मेहंदी की रस्म शुरू होने से पहले ही नाजिया और आसिफ का निकाह होना था। इसी सिलसिले में हवेली के पिछले हिस्से वाले बागीचे के एरिया को शादी हाल की मुकम्मल शक्ल देकर खूबसूरती से सजाया गया था। सारी सजावट आफाक ने खुद अपनी निगरानी में करवाई थी। सब ने इसकी सजावट की बहुत तारीफ की थी। सब कुछ बहुत अच्छे से ही जा रहा था। मेहमान खाने की तरफ मौलवी साहिब की आमद हुई तो कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। मौलवी साहिब की खातिर तवाज़ो की जा रही थी। अभी निकाह में कुछ वक्त बाकी था कि आफाक के नंबर पर नाजिया की कॉल आने लगी। वो परेशान होता उसकी कॉल रिसीव कर गया। आफाक, प्लीज हेल्प मी, नाजिया की रोती हुई आवाज सुनाई दी। आफाक एकदम परेशान हो गया। क्या हुआ? कहाँ हैं आप? वो औरत गिर्द देखता बेहद परेशान हुआ। उसका दिमाग एकदम सुआन सा होने लगा। कल से इसके दिल में एक खलिश थी कि नाजिया किसी मुश्किल में फंसने वाली है, और आज वो बात सच साबित हो रही थी। अपने कमरे में, प्लीज मेरी मदद करो, वरना मुझे प्लीज बचाओ, वो रोते बिलखते इसे कहते ही कॉल काट गई थी और वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते फतहमंदाना अंदाज में मुस्कुराई। नाजिया, देख लो अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, मत करो ये सब के लेने के देने ही ना पड़ जाएं। उसकी खाला की बेटी शाज़ैन ने इसे समझाना चाहा, लेकिन नाजिया तो कुछ समझने सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम चुप रहो, जितना कहा है इतना करो, अब जाओ जाकर पहरा दो। जब आफाक इस तरफ आए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो याद रखना, तुमने जो कागजात में गड़बड़ की है ना, उसकी खबर पूरी हवेली में फैलेगी। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा सोच लो। इसलिए जो काम दिया है इसे होशियारी और समझदारी के साथ करना। नाजिया ने शाज़ैन को गोली देते हुए कहा तो वो हल्क खुश्क करती कमरे से बाहर निकल गए। अब नाजिया कमरे में अकेली थी। बहुत इज्जत है ना तुम्हारी इस हवेली में, अब देखो कैसी तुम्हारी इज्जत को मलियामेट करती हूं। पूरी हवेली के लोग तुमसे नफरत न करने लगे तो मेरा नाम भी नाजिया हमजा शाह नहीं, वो मुन बनाकर बोलती अब आफाक का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आफाक नाजिया के कमरे के पास पहुंचा, अंदर से आती चीखों की आवाज सुनता वो पलक झपकते अंदर की जानिब बढ़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने नाजिया मेहंदी के जोड़े में बनी समरी दिखाई दी। उसका खिलता हुआ हसन देखता आफाक एक पल को बुत्सा होकर रह गया। बेइंतहा खूबसूरत थी, जैसे प्रिसत्तान से उतरी कोई परी। इसके चेहरे की खुलती रंगत और उसका नर्म व नाजुक सरापा, किसी का भी दिल इस पर आ सकता था। वो पहली नजर इस पर डालता अगले पल होश और हवास में वापस लूटता अपनी निगाहें फेर गया। क्या हुआ? क्यों चला रही थी? अब वो राग कर अपने लहजे की तलखी पर काबू पाता हुआ बोला, रात का पहर है, हवेली पूरी मेहमानों से भरी है, कुछ ही देर में निकाह होने वाला है, और ऐसे में हवेली के खानदान का छोटा बेटा अपनी होने वाली भाभी के कमरे में आकर इस वक्त क्या करने का इरादा रखता है। नाजिया की बातों पर आफाक का दिमाग एक पल को गुम ही रह गया। वो क्या कहना चाह रही थी? क्या करना चाह रही थी? आफाक के दिमाग की सोचें वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, या वो पहुंचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और अलिफाती चिड़िया के वो पर गिन लेता था। यहां इसे अपने से 8 साल छोटी लड़की किसी तरह जाल में फंसा रही थी। अगर अपने दिमाग की बत्ती जलाता तो फौरन समझ लेता, मगर इस वक्त उसके हसन, इसकी खूबसूरती और भाभी के बनने वाले रिश्ते के जाल में वो फंस गया था। जो उसे सोचना चाहिए था वो सोच ही नहीं पा रहा था। ओह होने वाले देवर जी, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? इसके करीब जाकर खड़ी होती दांत चबाकर बोली तो आफाक उसकी इतनी नजदीकी पर उसे देखता रह गया। बचाओ बचाओ,
हेल्प मी। अचानक से वो चिल्लाना शुरू हो गई। इससे पहले कि आफाक कुछ समझता, नाजिया ने इसका हाथ पकड़ा और जोर जोर से चलाने लगी। वो आफाक को बगैर संभलने का मौका दिए इसके कॉलर से दबोचे अपनी तरफ खींचने लगी, जबकि इस सब के दौरान इसका दुपट्टा उतर कर जमीन पर गिर गया था। क्या बेहूदगी है ये। होश में हो वो झुंझलाता हुआ खुद पर उसके तारी होते सेहर को हटाता पीछे होने लगा कि इसी पिल दरवाजा खुला और दोनों की एक साथ नजरें दरवाजे पर उठीं। दादा जान, बाबा, चचा जान और हमीदा बेगम, जारा बेगम, आसिफ और हवेली के कुछ और अफराद इस वक्त एक करके कमरे में दाखिल हो चुके थे। सब की नजरों में ठहराव और बेयकीनी थी। सामने खड़े दो ही चेहरे सबको हैरान कर रहे थे। बाबा, दादा जान, नाजिया सबको धक्का देती अपनी मां जारा बेगम की जानिब आ गई और उनके सीने से लगते फूट फूट कर रो दी। इसका रोना सबको वाजे कर गया था कि आफाक को घर वालों की बेयकीनी नजरों को देखता कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं था। ये सब किया है आफाक? दादा जान की संजीदा आवाज कमरे में गूंजी तो सबको होश आने लगा। आफाक ने नासमझी से नफी में सर हिलाया। आसिफ ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भैयंची। एक तरफ मंगेतर थी जिससे निकाह होने वाला था, एक तरफ चांद सा प्यारा भाई। वो क्या करता? इसे मार देता खुद को। वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजरता अपनी आंखें बंद कर गया। वो एक कदम आगे बढ़ाता चला आया कि अचानक से मीर हुसैन उसके मुकाबले आ खड़े हुए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि एक पल में आफाक को लगा कि उसे अर्श से फर्श पर ला पटका था चिट्टा। एक लम्हे में हर तरफ खामोशी छा गई। आफाक ने हैरत से गुम होते अपने बाबा की जानिब देखा। तुमने आज मेरा सर झुका दिया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आफाक। जी चाहता है थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह में लाल कर दूं। मीर हुसैन इंतहाई गुस्से के आलम में गिरजे। क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी थी, अभी कुछ ही देर में इसका निकाह है और तुमने अपनी होने वाली भाभी पर गंदी नजर रखी। आफाक, काश ये सब देखने से पहले मैं मर जाती। हमीदा बेगम ने आगे बढ़ते इसका गिरबान थामे रोते हुए कहा, जबकि वो चुपचाप सबकी बातें सुनता जा रहा था। इससे किसी ने सफाई नहीं मांगी थी, बल्कि जो देखा इसे ही सच मान लिया, क्योंकि उन्हें आंखों देखे पर यकीन था, अपनी औलाद पर यकीन नहीं था। तो वो क्यों कर सफाई देता? वो भी अब एक पत्थर की तरह खामोश खड़ा था और सबको देखे जा रहा था। वो देखना चाहता था अपने घर वालों की आखिरी हद किया है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरा दिल फट जाएगा। मेरा आफाक ऐसा नहीं कर सकता। दादा जान का लाडला आफाक उस वक्त इल्जामात की दलदल में दम घटता महसूस कर रहा था। दादा जान, मैं कसम खाता हूं, मैंने वो दादा जान की जानिब बढ़ता बोलने लगा था कि मीर हुसैन ने इसे अपनी जानिब वापस मोड़ा। खबरदार, जो कोई झूठी कसम भी खाई जान ले लो मैं तुम्हारी। वो इतने गुस्से में थे कि आफाक ने होंठ भींचकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। नाजिया बिलक बिलक कर मां के गिले लग कर रो रही थी। माहौल अजीब से तनाव का शिकार हो रहा था। आसिफ बेटा, आफाक की इस हरकत को मुआफ कर दो और निकाह के लिए तैयार? बिल्कुल नहीं, मैं ये निकाह नहीं करूंगा। एक ऐसी लड़की से निकाह में हरगिज नहीं करूंगा जिसका किरदार मशकूक हो। ये तुम क्या कह रहे हो? दादा जान के साथ साथ बाकी सबको भी आसिफ की बात पर बुरी तरह झटका लगा था। सही कह रहा, जिस हालत में ये दोनों मिले थे, क्या वो इस काबिल है कि मैं इसे अपनाऊं? आसिफ की बात पर नाजिया को अपना अब जमीन पर गिरता हुआ महसूस हुआ। मेरी बेटी पाक है, जारा बेगम ने तड़पते दिल से कहा। ये तो आप कह रही हैं ना, माओं को तो अपनी औलाद गलत लग ही नहीं सकती। वो चुपता हुआ वार कर गया। आसिफ बेटा, इसमें नाजिया का क्या कसूर? दादा जान ने भी नम लहजे में पूछा। कसूर? वो चौंका। इसके कमरे तक वो पहुंच गया। क्या ऐसे ही पहुंच गया? तो इशारा किया होगा ना, कोई तो जलवा दिखाया होगा। मर्द भी इसी तरफ बहता है जहां इसे। आसिफ भाई, आफाक ने हैरत से अपने भाई की बात सुनते आंखें फैलाए इसे देखा। नाम मत लेना अपनी जबान से मेरा, और भाई तो मत बोलना, वरना अभी तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले लूंगा।
मर गया तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आज। आसिफ ने इसे जोर से धक्का दिया तो वो जरा सा लड़खड़ाया, जबकि दौड़ खड़ी सारा मुंह पर हाथ रखे रोई जा रही थी। इसकी मोहब्बत तो बसने से पहले ही अलिफाजिल गई थी, इसका दिल तो आबाद होने से पहले ही बंजर हो गया था। आसिफ आसिफ बेटा राको तो सही। मीर हुसैन इसे रोकते रह गए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? हमजा शाह ने अब की बार आफाक के गिरेबान पर हाथ डालते इसे एक जोर का थप्पड़ मारा। वो चुपचाप सह गया। वो इससे बड़े थे, इसके दोस्त थे और उसके हमराज। आज उन्होंने भी इस पर एतबार नहीं किया था। सब रिश्ते एक एक करके इसके हाथ से फिसलते जा रहे थे और सब की वजह वो सामने खड़ी लड़की थी जिसको वो मासूम समझता था, लेकिन वो मासूम थी नहीं। ज़ारा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेटी को गिले से लगाए रो रही थी। हमीदा बेगम मुठ्ठियां भैयंचे बेटे की हरकत से नाला दिखाई दे रही थी। उन्हें इस तरह के हालात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तब सब इस सूरत हाल में बुरी तरह उलझे थे। अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बाहर सब मेहमान इकट्ठे हुए हैं, किस किस को क्या जवाब देंगे? आसिफ ने तो साफ इनकार कर दिया है। अब बताएं क्या करें? आपके इस बेटे ने हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। हमजा शाह ने नफरतों और हिकारत से आफाक को देखते सर झुकाया। जिसने ये सब मसला बनाया समेटेगा भी वही। अचानक से मीर हुसैन की बात सुनते सब ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? हमजा शाह ने अपने भाई की जानिब देखा। यही करेगा अब नाजिया से निकाह? उनके फैसले पर सबसे पहले नाजिया ने चौंक कर सर उठाया। ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। वो तो बस आफाक को जलील और रुस्वा करना चाहती थी। बाजी ऐसे पलटी के इसके वहम व गुमान में भी नहीं था। ये नामुमकिन है, मैं कभी भी ये निकाह नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरी हुक्म उदूली की तो अपने बाप का मरा मुंह देखोगे। मीर हुसैन ने इसकी जानिब रुख करते इसके गिरबान से थामे सख्त लहजे में कहा तो आफाक के होंठ बुरी तरह बेनिच गए। मीर हमजा शाह इस निकाह के लिए राजी तो न थे, लेकिन जो हालात और वाकयात हुए थे इसके बाद इनकार की गुंजाइश नहीं बची थी। इसलिए उन्हें अपने भाई की बात माननी पड़ी। नहीं उम्मी, मैं निकाह नहीं करूंगी। इस शख्स ने मेरे साथ जो किया इसके बाद इसी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, ये कैसा इंसाफ है अब सबका? बजाय इसे सजा देने के अब सब मिलकर मुझे सजा दे रहे हैं। नाजिया की रोती बिलकती आवाज पर मीर हमजा शाह का गुस्सा बढ़ा। अब कमरे से बाहर चले जाइए कुछ देर के, मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है। उनकी कड़कदार आवाज पर सब एक एक करके बाहर निकले, जबकि आफाक वहीं पत्थर बना खड़ा रहा। जाकर निकाह खां के पास बैठो और मजीद कोई गड़बड़ किए बगैर हम में मजीद सकत नहीं है कि कुछ और भी हम सह सकें। हमें जिंदा लाशें मत बनाना। आफाक अब की बार वो आफाक के सामने टूटी हुई दिखाई दी। वो मुट्ठियां भैयंचे बाहर निकल गया। ज़ारा बेगम ने बाहर जाना चाहा कि नाजिया ने उनको रोक लिया। बेहतर होगा बेटी को उसके निकाह के लिए खुद राजी कर ले, वरना मेरा दिमाग अपनी जगह से हिला तो इस लम्हे पूरे हवेली को आग लगा दूंगा। मीर हमजा दरवाजा बंद करते धाड़े थे। नाजिया डर कर माँ के गिले से जा लगी। बाबा मैं बेकसूर हूं ना, जिस पोजीशन में तुम दोनों थे इसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। भले सारा इल्जाम आफाक पर लगा, लेकिन तुम भी बराबर की कसूरवार हो, समझे तुम? थोड़ी देर में निकाह खां आएगा और अगर तुमने एक लफ्ज भी गलत कहा, निकाह से इनकार करने की कोशिश भी की तो अपने हाथों से तुम्हें मैं गोली से उड़ाऊंगा और खुदा की कसम में ऐसा ही करूंगा। वो अपनी धमकी देने वाली आवाज में सख्ती से खबरदार करते कमरे से बाहर निकल गए थे। उम्मी जान प्लीज बाबा को मना करें, मुझे नहीं करना है निकाह। मैं मर जाऊंगी लेकिन आफाक से निकाह नहीं करूंगी। तुम्हारे बाबा यही कह रहे हैं, निकाह मौत। और नाजिया आज उनकी आंखों में मैं जितना गुस्सा देखा है इससे पहले कभी वो इतना गुस्से में नहीं आए। इसलिए बेहतर होगा कि मजीद कोई तमाशा मत लगाना। जो हो गया इतना बहुत है। हमारे खानदान की इज्जत आज मिट्टी में मिल गई है। इस निकाह के लिए हाँ कर लो, वरना न जाने क्या हो जाएगा। उम्मी वो उनकी बात सुनते रोती उनके गिले लगी थी। उन्होंने कबरुड से एक बड़ी सी शाल निकालते इसके गिर्द लपेट दी। नाजिया को अपनी बेबसी पर रोना आया।
कुछ ही देर में हमजा शाह और हुसैन शाह मौलवी साहिब को लिए अंदर दाखिल हुए। नाजिया ने घूंघट ओढ़ लिया था। नाजिया शाह बिन्त मीर हमजा शाह अब का निकाह आफाक शाह वलद मीर हुसैन शाह के साथ 50 लाख सिक्का राइज अलवक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नाजिया का जी चाहा कि वो इनकार कर दे, पर माँ बाप की इज्जत की खातिर, वो बाप के डर की वजह से इसने कबूल है कहते आफाक के नाम अपने जुमला हुकूक कर दिए थे। रोते बिलकते निकाह कबूल करते इसके दिल व दिमाग में आफाक के लिए मजीद नफरत बढ़ती जा रही थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि आफाक पर झूठा इल्जाम लगाने के बाद जब वो इसके पास जाएगी तो उसके साथ क्या करेगा। क्या वो इसे मुआफ कर पाएगा? मीर आफाक शाह वलद मीर हुसैन शाह अब का निकाह नाजिया शाह बिन्त मीर हमजा शाह से 50 लाख सिक्का राइज अलवक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो दिल पर पत्थर रखे होंठ भींच कर कबूल है। कहा, मैं कसम खाता हूं नाजिया शाह, तुमने जो किया है इसका तुम्हें हिसाब देना होगा। मेरे सब अपनों को तुमने मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें वहां मारूंगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा लगे। मुबारक हो। निकाह मुकम्मल हुआ। वो मौलवी साहिब की बात पर चौंका और गुस्से से अपनी जगह से उठता हवेली से बाहर निकल गया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब आगे क्या इरादा है? खाने का इंतजाम किया गया था। निकाह होते ही सब मेहमानों को खाना पेश किया जाने लगा, जबकि हवेली के वासियों के दिलों में एक खामोशी का राज था। रुखसती भी अभी ही होगी। अचानक से मीर हमजा की बात पर सब घर के अफराद ने उन्हें चौंक कर देखा। आज ही ज़ारा बेगम ने दिलते दिल से इन्हें देखा। हाँ, आज ही। मैं नहीं चाहता कि मजीद हवेली का माहौल खराब हो और सबके जहनों पर बुरा असर पड़े। और बच्चे बच्चियां भी हैं इस हवेली में, इसलिए सब कुछ सादगी से हो गया। अब नाजिया को रुखसत कर दो। घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। मीर हमजा की बात पर सब बड़ों ने तायद की और नाजिया के ना चाहने के बावजूद भी इसे मीर आफाक के कमरे में भेज दिया गया। वो इनकार करती रह गई, मिन्नतें करती रह गई, लेकिन किसी ने इसकी एक न सुनी और इसे आफाक की गैर मौजूदगी में इसके कमरे में इसके बिस्तर पर छोड़ गई। सब ने बाहर का रुख किया। नाजिया का जी चाहा कि कमरे की हर चीज तहस नहस कर दे। वो आफाक को सजा देना चाहती थी। अब खुद सारी जिंदगी आफाक की सूरत में सजा सह रही थी। रात के आखिरी पहर जब वो हवेली लूटा तो हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था। सब अपने अपने कमरों में थे और वो थके हारे अंदाज में रात के 2 बजे हवेली वापस आया था। वो नहीं चाहता था कि अब मजीद किसी का सामना करना पड़े, वरना वो अपने सब्र का बंध तोड़ देता। अपने गुस्से से बेकाबू होते वो हवेली से निकल गया था। इसके किसी बड़े ने इसका एतबार नहीं किया था। इस पर इल्जामात की बौछार कर दी थी। इसके किरदार को निशाना बनाया गया। वो किसी को भी मुआफ नहीं करने वाला था। सब इसके गुनाहगार थे। वो तल्ख दिल से सोचता। जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे से दाखिल हुआ तो अपने बिस्तर पर सुई जागी कैफियत में नाजिया को देखते इसके दिमाग की नीली रगें तन गईं। इसे देखते सारे जख्म फिर से हरे हुए थे। इस कमरे में क्यों आई? किसकी इजाजत से वो यहां आई थी? अपनी कमीज को कोहनियों तक लपेटता वो आगे बढ़कर नाजिया को बिस्तर से एक झटके से उठाता उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ गया। नाजिया इस अचानक वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो बुरी तरह लड़खड़ा कर मेज पर जा गिरने लगी, लेकिन आफाक ने इसकी कलाई को सख्ती से दबोचा हुआ था। वापस इसके वजूद को अपने सामने खड़ा करता उसके दूसरे गाल पर भी एक और थप्पड़ रसीद कर गया। नाजिया के दोनों कान साई साई करने लगे। गाल दोनों ही एक साथ अंगारे हुए थे। एक हाथ गाल पर रखे और दूसरा हैरत और खौफ से आफाक को देखे जा रही थी। इसे यकीन नहीं आया था कि आफाक ने जैसे थप्पड़ मारे हैं वो भी इतनी बेदर्दी से। तुम जैसी लड़की आफाक शाह के दिल में जगह कभी नहीं बना सकती, लेकिन जिस वजह से ये निकाह हुआ इससे तो मैं सच करके ही दम लूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का, इसीलिए सब किया ना तुमने, ताकि तुम मुझे हासिल कर सको, और सब घर वालों के सामने मुझे जलील और रुस्वा किया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आफाक की बातों से नाजिया का दिल बुरी तरह धड़का। इसके साथ क्या करने वाला था? इस सोच आते ही नाजिया के जिस्म पर बुरी तरह लर्जा तारी हो गया। आफाक,
मेरा हाथ छोड़ो। वो आंसू जब्त करते अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जो इस वक्त नामुमकिन ही लग रहा था। कदम कदम चलता वो करीब आया। आफाक, दूर रहो मुझसे। वो थप्पड़ खा के भी उसे धमकी देने से बाज नहीं आई थी। आफाक उसके अंदाज की बाकी लड़की को देखता अपने दिमाग को मजीद मुश्तिल होता महसूस कर रहा था। जरा गम नहीं था उसकी आंखों में, न ही शर्मिंदगी। इस बात ने आफाक को मजीद मुश्तिल कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ करता, नाजिया फौरन दरवाजे की जानिब आ गई। दरवाजा खोलती वो बाहर निकलने लगी कि आफाक ने एक ही जस्त में इसको बाजू से थामे वापस अपनी जानिब खींचा। वो बुरी तरह मुजाहमत करती अपना आप आफाक की गिरफ्त से छुड़ाने लगी। इसका इतना निडर और बेखौफ अंदाज देखते आफाक ने दांत पीसते इसे गर्दन से पकड़े दीवार में लगा दिया। इसकी कमर दीवार में जा लगी कि वो दर्द से बुलबुला उठी। खबरदार, जो इस कमरे से बाहर निकलने की गलती की तो वो हाल करूंगा जो सोच भी नहीं सकती तुमने मेरे अपनों के सामने मुझे रुस्वा किया है। इसका इनाम तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया अब सच तो करना है ना। वो सख्त लहजे में चलाया। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो, क्यों किया मेरे साथ ये सब? कब तुम्हें मैंने बुरी नजर से देखा? क्यों किया मेरा किरदार दागदार? वो चिल्ला उठा था। नाजिया सहम कर आंखें मूंद गई। आंखें खोलो अपनी और जवाब दो मुझे। इसका जबड़ा सख्ती से थामे गिरजा। मुझे मुआफ, वो बामुश्किल बोली। मुआफ किसी सूरत नहीं। तुमने तो रिश्तों का मजाक बना के रख दिया। मेरे भाई की बीवी बनते बनते तुम मेरे कमरे में पहुंच गई। उसका खराज तो बनता है। वो एकदम गुस्से में आया। जो थप्पड़ उसे आज अपने बाबा से पड़े थे, इसका हिसाब तो अब नाजिया ने देना ही था। वो ठंडे मिजाज का बंदा आज वाकई में जालिम बन गया था और जुल्म करने पर मजबूर करने वाली जबरदस्ती इसके निकाह में आई लड़की थी। वो आफाक से इस कदर सख्त रवैये की तवक्को नहीं कर रही थी और फिर पिल गुजरती रात दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत उजागर करती जा रही थी, और ऐसी नफरत जिनमें दोनों ही खत्म हो जाने वाले थे। आसिफ हवेली छोड़कर जा चुका था। इसके अंदर की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब वो हवेली में रहता तो शायद घट घट कर मर जाता। मीर हुसैन ने बहुत दफा इसको कॉल की, लेकिन इसका नंबर बंद आ रहा था और वो बहुत परेशान थे। सारी रात वो इसी एक बात को सोचते रहे कि न जाने कब उनसे गलती हुई कि उनके छोटे बेटे ने ये हरकत की, पर उनका दिल नहीं मान रहा था। आफाक उनका फरमाबरदार बेटा था। वो कैसे इतनी घटिया हरकत कर सकता था? जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। सुबह होते ही हवेली में एक भौचाल सा आ गया था। आसिफ अपने दफ्तर की किसी लड़की से निकाह करके हवेली ले आया था। दादा जान उसे देखते गुस्से से भड़क उठे थे, जिस पर उन्होंने बेतहाशा इससे बदतमीजी की। ऊपर लंगा के पास खड़े आफाक ने यह मंजर बहुत गौर से मुलाहजा फरमाया, जबकि चेहरा हर तासुर से पाक था, जिसे इसे नीचे हो रहे तमाशे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे कैसे किसी भी लड़की को तुम उठाकर निकाह करके हवेली ला सकते हो? हम हवेली के खानदान हैं और ये लड़की दादा जान, ये मेरी बीवी है तो उसकी पहचान भी मेरे नाम से होगी। वो अलिफाकेरी लहजे में बोला। मैं नहीं मानता इसे हमारे खानदान की बहू। दादा जान की कड़कदार आवाज गूंजी, लेकिन मीर हमजा और मीर हुसैन ने उन्हें ठंडा किया। जबकि आसिफ बेहद से ज्यादा तजावुज करता आंखों ही आंखों में आंखें डालता बात कर रहा था। मेरे साथ आई लड़की इज्जत वाली है, निकाह करके आई है। आपकी पोती की तरह नहीं कि बड़े भाई से शादी होने वाली हो और छोटे के साथ। आसिफ शाह अचानक से मीर हुसैन का हाथ उठा था, जिसे आसिफ ने थामते हुए रोक दिया। लंगा पर रखे आफाक के हाथों की गिरफ्त सख्त हुई थी। मीर हुसैन की आंखें हैरत की कैफियत से फैलीं। उन्हें यकीन न आया कि उनके बेटे ने उनका हाथ रोका। कल उन्होंने आफाक पर हाथ उठाया, लेकिन मजाल था कि उसने अपने बाप का हाथ रोका हो या उनकी आंखों में घुसने की कोशिश भी की हो, पर आज सामने खड़े मीर आसिफ शाह ने उनका मान ही तोड़ दिया था। उनकी आंखें नम हुई थीं, हाथ खुद ब खुद पहलू में गिरा था।
मुझ पर आइंदा कभी हाथ मत उठाइएगा। मुझे आदत नहीं है फजूल में मार खाने की। वो उनकी आंखों में घुसता अपनी बीवी का हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ा था। सामने आफाक को देखा तो वो अपना रुख फेर गई, जबकि आफाक की नजरें अब अपने बाप पर थीं, जिन्होंने वहीं दादा के पास बैठते अपना सर थामा था। जबकि आफाक खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो अपने बाबा और दादा जान को यूं दुखी नहीं देख सकता था। जो कुछ आसिफ ने कहा और किया, ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। कमरे में आता वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होता गहरे गहरे सांस भरने लगा। नाजिया अभी तक बिस्तर में थी, गहरी नींद में, और इस वक्त आफाक को गुस्सा दलवा गई थी। हवेली के सब लोगों को एक दूसरे के मद मुकाबिल करवाकर वो कितनी पुरसुकून नींद सो रही थी। आफाक के गुस्से की रग फड़की और वो उसकी जानिब कदम बढ़ाता उसके ऊपर से कम्फर्ट हटा गया। उसका बिखरा सरापा देखता वो अपने होंठ बेदर्दी से है। उसने जो भी किया वो मम्मा, काश वो शर्मिंदा होती, लेकिन वो नहीं है। सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इसे मुआफ नहीं कर सकता। वो गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या अपनी औलाद की खातिर भी मुआफ नहीं करोगे? उनके अल्फाज पर वो फिर से ठिठका। उसने बेयकीनी से माँ की तरफ देखा। आफाक, वो माँ बनने वाली है और अब ये बात इसे भी अभी पता चली है। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। उनके लहजे में दुख था। मम्मा, वो कुछ बोलना चाह रहा था। प्लीज मेरे बच्चे, हम जान गए। इस दिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। सब कुछ नाजिया की नासमझी और गुस्से की नजर हो गया। मम्मा, अब मुझे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त गुजर गया। अब प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दें। वो सर झटकता हुआ ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि हमीदा बेगम वहीं बैठे गहरा सांस भर के रह गईं। आफाक अंदर दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। इसकी आंखों में ढेरों आंसू थे, नाक भी सुर्ख हो रही थी। 3 माह से इसे नजरअंदाज कर रहा था। तुम हामिला हो, ये बात मम्मा को बताने की क्या जरूरत थी? वो आंखों में सर्द पेन लिए इसे देखते हुए बोला, मैंने नहीं बताया। वो सर झुकाए वहीं बिस्तर पर बैठ गए। उसका दिल फिर से दुखने लगा। बजाय बाप बनने की खुशी का इजहार करने के इससे सवाल जवाब कर रहा था। फिर कैसे पता चला? वो उसके करीब आता, उसके चेहरे के जावियों को बदलता देख इसकी कमर पर हाथ रखे पूछ रहा था। नाजिया ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में शिकवे देखता वो होंठ भींच गया। उन नजरों से मुझे ऐसे मत देखो नाजिया, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या मतलब है अब की बात का? ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, अब का नहीं है, इससे कोई ताल्लुक। वो खड़े होते हुए इसके मद मुकाबिल होती आंखों में आंसू लिए बोली। वो गहरा सांस खारिज करता उसे देखने लगा। तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेती हो? बच्चे की जिम्मेदारी से कब मैंने मुंह मोड़ा? मैं इन हालात की बात कर रहा हूं। तुम मुझे इस तरह देखकर क्या साबित करना चाहती हो? जबकि आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जानती हूं, मैं ही कसूरवार हूं, बहुत बुरी हूं, सब कुछ में ही हूं। छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। वो आंखों में आंसू लिए इसके पास से दूर होते हुए बोली कि आफाक ने इसकी कलाई थामे अपनी तरफ खींचा। दोनों की नजरों का टकराव हुआ। नाजिया उसकी इतनी कुर्बत पर दिल ही दिल में इसके लिए अपने जज्बात को बदलता महसूस कर रही थी। अभी वो कुछ कहता कि बाहर से शोर की आवाज सुनते वो दोनों ही चौंके और आगे पीछे बाहर निकले। लंगा के पास खड़े होते वो दोनों नीचे अपने नामों को सुनते। टिटकी जुर्रत कैसे हुई नाजिया की इस तरह के झूठ बोलने की, आफाक को सबके सामने जलील करने की? मैं मार डालूंगा इसे, लेके आओ इसे यहां बाहर। हमजा शाह की गुस्से भरी आवाज सुनते नाजिया का दिल बुरी तरह धड़का। बेसाख्ता उसने आफाक की कलाई को थामा। आफाक उसका हाथ अपने मजबूत बाजू पर महसूस करता होश में आया। आसिफ और उसकी बीवी भी वहीं मौजूद थे। आज उन्हें भी हकीकत का इदराक हुआ। मेरा तो जी चाह रहा है कि आपकी बेटी को जान से मार दूं। हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया। आसिफ हकीकत जानकर ऊंची आवाज में गरज रहा था, जिस पर आफाक ने बामुश्किल खुद पर काबू। इसके अंदर का डीएसपी इस वक्त इस सारे मामले को एक लम्हे में हल कर सकता था, मगर अब ये इसका जाती मामला था।
नाजिया का हाथ उसने आहिस्तगी से छुड़ाया और अपने भाई की जानिब कदम बढ़ाए। आसिफ भाई, मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ पहुंची है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नाजिया पर डालना गलत है। आफाक की आवाज में ठहराव था। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे जैसे चाहूंगा गुजारूंगा। ये अल्फाज सुनकर आसिफ मजीद गुस्से में आ गया। तुम्हारी जिंदगी ने हमारी पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह कर दी है। मैंने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा और अब तुम मुझे बता रहे हो कि ये तुम्हारा मामला है। भाई, ये सब गलत फहमी है। आफाक ने इसे समझाने की कोशिश की। नाजिया ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, और तुमने इसे बचाने के लिए मुझ पर और दादा जान पर इल्जाम लगाया। आसिफ की आवाज में शदीद दुख था। नहीं, ऐसा नहीं है। आफाक ने इसे करीब आकर गले लगा लिया। मैंने सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बानी दी है। ये अल्फाज सुनकर आसिफ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और वो अपने भाई की बातों को सुनना शुरू कर दिया। फिर भी ये सब बहुत गलत है। हाँ, लेकिन अब हम उसे ठीक कर सकते हैं, आफाक ने कहा। मैंने पुलिस स्टेशन में एक गवाह तैयार किया है जो ये साबित कर सकता है कि नाजिया ने ये सब क्यों किया था। हम ये सब कुछ दादा जान और बाबा को बताएंगे और सारा सच उनके सामने रखेंगे। आसिफ ने हैरत से इसे देखा। वाकई? हाँ भाई, वाकई हम इस सब को ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर आसिफ ने अपने भाई को गिले लगा लिया और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को तसल्ली दी। इसके बाद आफाक और आसिफ ने मिलकर दादा जान और मीर हुसैन को सारा सच बताया। दोनों ने अपने बेटों की बातों पर यकीन किया और इस तमाम मामले को समझने की कोशिश की। इसके बाद खानदान में अमन वापस आ गया और सब ने आफाक को उसकी कुर्बानियों के लिए शुक्रिया अदा किया। नाजिया ने भी अपनी गलती का एतराफ किया और उससे मुआफी मांगी। आफाक और नाजिया ने मिलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की और अपने रिश्ते को एक नए अंदाज में निभाया। आखिर में वो दोनों हमेशा खुश और खुर्रम रहे।